नमस्कार दोस्तों, क्या आपको कोटक के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं। और इसे कंपेयर करने के लिए हम इस म्यूचुअल फंड के कुछ पैरामीटर्स को कंपेयर करेंगे, जैसे कि इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स, इसके रिस्क रेशियो और इसकी बेसिक डिटेल। इन सभी को कंपेयर करने के बाद हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि क्या आपको कोटक के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं। अब हम इस म्यूचुअल फंड की फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जानें तो ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। अब जिसे नहीं पता कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सेबी जो शेयर मार्केट की 250 के बाद की जो कंपनियां होती है, इसमें ही ये इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करेगा। अब छोटी कंपनी और नई इमर्जिंग कंपनियों में निवेश करने के कारण ये जो स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है वो ज़्यादा रिस्की होते हैं, पर कंपेयर टू अदर कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में ये जो स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होते हैं वो ज़्यादा रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाके देते हैं। तो अगर आप एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी रखते हो तो मेरी तो यही सलाह है कि आप एक अच्छा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड देख के उसमें इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 96.2% का रिटर्न्स, 3 साल में 37.8% का रिटर्न्स, 5 साल में 25.5% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 22.9% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। आप जो यहाँ कैटेगरी एवरेज देख रहे हो वो ये बताता है कि इसी तरह के दूसरे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में इस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया हुआ है। तो इस म्यूचुअल फंड ने एक साल में दूसरे स्मॉल कैप कैटेगरी के तुलना में थोड़ा कम रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है, पर इसने 3 साल और 5 साल में अपने कैटेगरी एवरेज से काफ़ी अच्छा रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल या इससे ज़्यादा के लिए, तभी आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का असर अपने म्यूचुअल फंड अमाउंट पर देखने को मिलेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर रिस्क रेशियो के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 27.22 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज की तुलना में काफ़ी ज़्यादा और हाई है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। तो जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही ज़्यादा वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हमें समझे, अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किए होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 127.22 रुपीज़ और कम से कम 72.78 रुपीज़ मिलेंगे। तो जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही वेल परफॉर्मिंग और कम वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड को माना जाता है। तो आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनें तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड के ऊपर ज़्यादा प्रेफरेंस करें। अब इस म्यूचुअल फंड की बीटा वैल्यू 0.85 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज की तुलना में ज़्यादा है। अब जो बीटा वैल्यू होती है वो एक प्रेडिक्टेबल इंडिकेटर फैक्टर होती है, यानी कि अगर दो म्यूचुअल फंड है ए और बी और दोनों 10% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाके देते हैं, पर ए का जो बीटा वैल्यू है वो 0.5 है और बी का जो बीटा वैल्यू है वो 0.8 है, तो ए म्यूचुअल फंड के ज़्यादा चांसेस है अगले साल 10% के रिटर्न्स ला के देने में कंपेयर टू बी। तो बीटा वैल्यू जो होती है वो एक प्रेडिक्टेबल इंडिकेटर की तरह काम करती है। तो जितना कम बीटा वैल्यू होगा उतना ही वेल प्रेडिक्टेबल म्यूचुअल फंड माना जाएगा। इस म्यूचुअल फंड का शार्पन रेशियो 1.06 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज से काफ़ी अच्छा है। अब जिसे नहीं पता कि शार्पन रेशियो किसे कहते हैं, तो जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हमें इन्वेस्टरों के पैसे के ऊपर जो भी रिस्क लेते हैं रिटर्न्स जनरेट करने के लिए, उसके सामने वो इन्वेस्टरों को कितना रिटर्न्स ला के देते हैं वो शार्पन रेशियो बताता है। तो शार्पन रेशियो जनरली 1 से ऊपर हो तो उसे अच्छा माना जाता है। इस केस में ये जो शार्पन रेशियो है वो अपने कैटेगरी एवरेज की तुलना में काफ़ी बेहतर माना जाता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो 0.47% है, जो मेरे हिसाब से एक एवरेज कैटेगरी है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के बारे में सोचें तब एक्सपांस रेशियो के क्राइटेरिया को ज़रूर ध्यान रखें।
इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 1% है, यानी कि अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो SIP 1000 से और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर टैक्स लायबिलिटी के बारे में बात करें तो अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का अपनी रकम पर देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख का अजम्पशन मिल जाएगा। और अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको 15% का टैक्स पूरी रकम पर देना पड़ेगा। तो इन सभी डिटेल्स को कंपेयर करने के बाद आप ये देख सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड ने 3 साल 5 साल में अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा ज़्यादा है पर इसका बीटा वैल्यू भी थोड़ा ज़्यादा है, पर इसका शार्पन रेशियो कंपेयर टू स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा वैल्यू की तुलना में अच्छा है। तो इन सभी डिटेल्स को कंपेयर करने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये म्यूचुअल फंड कैसा है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो या नहीं। अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई और क्वेरी हो या और क्वेश्चन हो तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर मेरा वीडियो और मेरा काम आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।